जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th के लिए फर्स्ट चैप्टर लेकर आ गया हूं। ठीक है, जो हम भारती भवन बुक से टॉपिक उठाए हैं। ठीक है, और इसमें आपका जितने भी टॉपिक हैं उसको अच्छी तरह से पूरा डिटेल्स के साथ बताया गया है। ये अगर आप वीडियो देखते हैं ना शुरू से अंत तक, तो आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के साथ जितने भी उसमें टॉपिक है पूरा डिटेल्स व्याख्या के साथ बताया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको फिर कहीं कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको अच्छी तरह से शुरू से अंत तक देख लीजिए। और इसको आप चाहते हैं तो इसका PDF चाहिए अगर आपको, तो इसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम, ठीक है ना, टेलीग्राम से आपको क्या करना होगा, जुड़ना पड़ेगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत। ठीक है, ये खंड 1 है। ठीक है ना, टोटल 24 चैप्टर पढ़ने हैं 6 खंड में। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना, फर्स्ट खंड का स्थिर वैद्युत। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर में पहला पॉइंट दिया गया है। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा कूलम के नियम। ठीक है ना, स्थिर वैद्युत में आपका पहला इस चैप्टर में लिखा गया है कि स्थिर विद्युत आवेश तथा कूलम के नियम, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें पहला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक का नाम लिखा गया है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है ये पहले आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा। तो इसमें देखिए लिखा है स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि जब आवेश स्थिर रहता है तो भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत इसे पढ़ते हैं ना या अध्ययन करते हैं उसी को स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। तो ऐसे आपको इसका परिभाषा बता देना है। पूछा जाता है एग्जाम में कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो आप बताएंगे कि जब आवेश स्थिर रहता है तो भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत इसे पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आवेश। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि आवेश क्या है। तो बताया गया है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में, यहाँ पे स लिख दीजिएगा, आपस में रगड़ा जाता है तो उसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आना आवेश कहलाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़िएगा तो उसके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, आवेश कहलाता है। जैसे आप कंघी से बाल को झाड़ते हैं और उस कंघी को यहाँ पे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो उसमें वो आवेशित हो जाता है, क्योंकि कंघी जो होता है छोटे छोटे कागज़ को अपने ओर खींचने लगता है ना, तो इसी को हम लोग आवेश कहेंगे। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आना आवेश कहलाता है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रा कोई पूछेगा तो कूलम बताइएगा। क्या बताइएगा भाई, कूलम। और इसका बीमा कोई पूछेगा तो आपको AT बताना है इसका बीमा। ठीक है, और ये कौन सा राशि है, तो ये अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि आवेश का ऐसे मतलब तो कूलम, आवेश का बीमा तो AT, आवेश कौन सा राशि है तो अदिश राशि। देखिए यहाँ पूरा डिटेल्स के साथ हम आपको बता रहे हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि प्लस और माइनस। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो धन आवेश क्या होता है ये भी आप सीख लीजिए कि धन आवेश किसको कहा गया है। तो जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है तो उस कांच के छड़ में जो आवेश उत्पन्न हो जाता है उसे धन आवेश कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ऋण आवेश। जब एबोनाइट के छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसके बीच में तो एबोनाइट के छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहा जाता है। इस तरह से आप परिभाषा लिख सकते हैं। अब आवेश का गुण पूछा जा रहा है, तो आवेश के गुण पूछा जाता है एग्जाम में। तो आवेश के गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखे। तो ऐसे आपको बताना है, लिखना है कि आवेश के 2 गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1 में आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। हमने आपको 3 ठो बता दिया, इसमें से 2 भी आप याद रखेंगे तो हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो पहले हम आवेश का संरक्षण सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए बताया गया है कि किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है तो इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है ना, केवल इसको रूपांतरित किया जा सकता है, संरक्षित या रूपांतरित किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको आवेश का संरक्षण सिद्धांत बता देना है। कैसे बताना है कि किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे
आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल संरक्षित या रूपांतरित किया जा सकता है। इस तरह से आपको बताना रहेगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आवेश का क्वांटमीकरण। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, तो कैसे बताएंगे। किसी वस्तु पर आवेश Q को समीकरण Q बराबर प्लस माइनस एनी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है ना। और किसी भी भौतिक राशि के इस प्रकार के असंतत पैकेटों में होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। तो याद रखना है आपको कि आवेश को Q बराबर प्लस माइनस एनी द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी कि इसका आवेश होता है, और N जो होता है ये इलेक्ट्रॉन है E, और N जो होता है कोई पूर्णांक संख्या होता है, Q जो है आवेश होता है। ठीक है, तो यही इसी समीकरण के द्वारा हम किसी भी क्या लिखा गया है इसका परिभाषा कि किसी वस्तु पर आवेश Q को समीकरण Q बराबर प्लस माइनस एनी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी भौतिक राशि को, है ना, कोई भी भौतिक राशि हो, इस प्रकार से असंतत पैकेटों में होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे हम, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ऐसे आपको लिख देना होगा। आगे देखते हैं चालक पदार्थ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे चालक, तो चालक जो होता है तो वह पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश आसानी से प्रवाहित होते हैं उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे में चांदी, लोहा, तांबा, ये सब कॉपर, ये सब क्या है आपका चालक पदार्थ है। सबसे सुचालक की बात किया जाए तो चांदी आप बताइएगा, 1 नंबर में लिखा गया है। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे सुचालक पदार्थ कौन सा है भाई, तो चांदी बताना है आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई चालक पदार्थ नहीं, तो चांदी सबसे सुचालक पदार्थ है। ठीक है, चालक चाहे सुचालक है, बात एक ही है। अब देखिए विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक पदार्थ, बात एक ही हो जाएगा। विद्युत रोधी पूछे चाहे कुचालक पदार्थ पूछे, ठीक है, तो आपको यही बताना है। देखिए कैसे बताना है कि वह पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से आवेश प्रवाहित नहीं करता है उसे हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, यानी कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में आप कैसे हूँ लाइन जोड़िएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जा सकता है। रबर में जोड़िए, नहीं होगा। ईंट पत्थर कुछ भी हो, इसमें लाइन एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाएगा ना, तो ये विद्युत रोधी पदार्थ हो गया, यानी कुचालक पदार्थ हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विद्युत बल के लिए कूलम का नियम। वाह, देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया यहाँ पे कि विद्युत बल के लिए कूलम का नियम। तो चलिए कूलम के नियम अच्छी तरह से सीखते हैं। तो सर्वप्रथम फ्रांस में रहने वाले वैज्ञानिक सीए कूलम ने 1785 में 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान प्रयोग द्वारा एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलम का नियम कहा गया है। ठीक है, जिसे कूलम का नियम कहा जाता है। अब इनका नियम क्या है, जो इस प्रकार आपको नियम यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे बताया गया है। कूलम का नियम जो इस प्रकार लिखा गया है, पहला इसमें देखिए बताया गया है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलम का नियम। कैसे बताएंगे कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे आपको बता देना, यही है कूलम का नियम। ठीक है, अब चलिए इसका हम व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हमने एक चित्र बनाया है, छोटा सा चित्र बना देना है और इसमें माना कि क्या क्या लिखना है। देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया है कि मान लिया कि Q1 तथा Q2 क्या है, R दूरी पर 2 स्थित आवेश है, 2 बिंदु आवेश है। देखिए यहाँ पे Q1 और यहाँ पे देखिए Q2, 2 यहाँ पे आवेश रख दिया गया, कितना दूरी पर, तो R दूरी पर। ठीक है, जिसके बीच में कौन सा बल लग रहा है, F बल लग रहा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कूलम के नियम से क्या बताया गया था कि उसके जो बल था ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बल जो था दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती था। यानी आवेश कितना था, Q1 Q2, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती एगो पहला बल की बात बताया जा रहा था, तथा वो जो बल था उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी था, ये भी बात बताया गया है। देखिए बीच के दूरी है ना, इसका वर्ग मतलब पावर 2 लगाना है, व्युत्क्रम के मतलब 1/, के समानुपाती था। तो ये 1 और 2 मान लिया, और इन दोनों को तुलना कीजिएगा तो F समानुपाती, तो हमने F समानुपाती लिख दिया। ओके, उसके बाद में F समानुपाती लिखने के बाद में ये इन दोनों को मिलाने पर क्या हो गया, Q1 × Q2/R² हो गया। अब यहाँ पे जब समानुपाती का सिंबल हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट एक आ गया K। ठीक है, और कांस्टेंट K का मान होता है, कितना होता है भाई 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन। K का मान कितना होता है, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन। ठीक है ना, यहाँ पे तो K का मान हमने रख दिया। इसका मान कितना होता है भाई,
इस के का मान होता है 9 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ठीक है, ये जानकारी आप रखेंगे। तो यही आपका कूलम का नियम का व्यंजक हो गया कि F बराबर 1/4π0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। यही आपका कूलम के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त हो गया। यही आपको याद करना है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। है देखिए कूलम के नियम के सीमा चाहे दोष, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, भागना नहीं है, शुरू से अंत तक ले आपको देखना है और कॉपी में नोट डाउन करके इसको बार बार पढ़ना है, चाहे वीडियो को बार बार देखते रहिए ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे सीमा दोष क्या बताया गया। पहला बात, कूलम के नियम के सीमा चाहे दोष, पहला बात बताया गया है कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए मान है। पहला याद हो गया, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए मान है। दूसरा बात, यह केवल स्थिर आवेशों के लिए मान है, ये भी बात याद हो गया। तीसरी बात, यह माध्यम पर निर्भर करता है, ये भी हो गया याद। चौथा बात, यह नियम सार्वत्रिक नियम है, ये भी हो गया याद। पांचवा बात, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी कितना, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो यह नियम अपनी वैधता खो देती है। मतलब इसे कम नहीं होना चाहिए, इससे मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो बस आपको कम से कम इसमें से 3 ठो भी याद रखना है कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए मान है, यह केवल स्थिर आवेशों के लिए मान है, यह माध्यम पर निर्भर करता है, यह नियम सार्वत्रिक नहीं है। ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ना है। अब देखिए कूलम के नियम का महत्व भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी देख लीजिए। कूलम के नियम के महत्व इस प्रकार है। नंबर 1 में देखिए कि यह परमाणु के नाभिक के इलेक्ट्रॉनों के नाभिक एवं इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या करता है, कार्य करता है। इसका महत्व है कि ये काम करता है कथी तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये काम करता है परमाणु के। ठीक है ना, याद रखना है। दूसरा बात है, दूसरा इसका महत्व है कि परमाणुओं को आपस में बांधकर अणु बनाता है, ये भी याद हो जाएगा, सिंपल। तीसरा बात है कि परमाणुओं अथवा अणुओं को आपस में बांधकर ठोस या द्रव बनाते हैं। भाई ये भी याद हो जाएगा, कितना आसान है भाई, इतना आसानी से टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, फिजिक्स एकदम गर्दा हो जाएगा भाई। देखिए आगे, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि विद्युत बल्ब का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। देखिए विद्युत बल्ब का अध्यारोपण सिद्धांत ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो सिंपल है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत बल्ब के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी एक आवेशों के निकाय द्वारा, मतलब बहुत सारे आवेशों के निकाय द्वारा लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाला बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। सिंपल, कितना सिंपल बताया गया, देख रहे हैं। थोड़ी सी अगर शुरू से अंत तक ले इस वीडियो को देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है भाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है ना, इनके यहाँ पे Q1 Q2 Q3 है ना, Q4 Q5, यहाँ पे बहुत सारे आवेश रखे गए हैं, जिसपे इन सभी का परिणामी बल कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे ये परिणामी बल है, यहाँ पे इस सब का बल लग रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो बल लगेगा, कुल परिणामी बल जो होगा यहाँ से बल, ये क्या हो जाएगा क्या सदिश योग जो होगा, इस टोटल आवेशों के सदिश बलों के योगफल के बराबर हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब ये इसका व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको नोट डाउन कर लेना है और इसको बार बार पढ़ना है, याद कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको टेंशन ना हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आवेशों का वितरण पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, आवेशों का वितरण। देखिए कैसे बताएंगे भाई, कैसे बताएंगे। देखिए बताया गया कि यह 2 प्रकार के होता है, आवेशों का वितरण 2 तरह से। पहला आवेशों का असंतत वितरण, और दूसरा है आवेशों का संतत वितरण। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। तो आवेशों का असंतत वितरण क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। तो वैसा वितरण जिसमें कि इन्हीं 2 आवेशों के बीच की दूरी परिमित होता है, माने 2 आवेशों के बीच की दूरी परिमित हो, मतलब बता सकते हैं निश्चित हो ना, उसी को हम क्या कहेंगे, आवेशों के ऐसे वितरण को आवेशों का असंतत वितरण कहते हैं। दूसरा बात कि आवेशों का संतत वितरण क्या है भाई, इसी का उल्टा कर दीजिएगा कि वैसा वितरण जिसमें किन्हीं 2 आवेशों के बीच की दूरी परिमित नहीं हो। ठीक है ना, यानी अपरिमित हो, उसे आवेश तो आवेशों के ऐसे वितरण को क्या कहेंगे, आवेशों का संतत वितरण कहेंगे। ऐसे आपको लिख देना है। अगला टॉपिक देखते हैं भाई। अगला टॉपिक लिखा है कि आवेशों का संतत वितरण घनत्व के आधार पर इसके भी कुछ प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा इससे क्वेश्चन। तो चलिए पहले हम आवेशों का रैखिक घनत्व के बारे में सीखते हैं।
है। देखिए आवेशों का रैखिक घनत्व तो कितना अच्छा से बताया गया कि प्रति एकांक लंबाई में आवेशों के परिमाण को आवेशों का रैखिक घनत्व कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है, प्रति एकांक लंबाई आपको याद रखना है, प्रति एकांक लंबाई में आवेशों के परिमाण को आवेशों का रैखिक घनत्व कहते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व को लैम्डा से दर्शाते हैं, Q/L हो गया, ठीक है ना, जहाँ L आपका लंबाई है और Q क्या होता है, आवेश होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक देखा जाए तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, ऊपर आवेश है ना, तो आवेश का क्या होता है कूलम, और नीचे लंबाई है ना, यानी कि लंबाई का मतलब क्या होता है मीटर, यानी कूलम प्रति मीटर। कूलम प्रति मीटर किसका भाई, तो आवेश का रैखिक घनत्व का ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति मीटर बताना है। ओके, इसका बीमा अगर कोई पूछे तो निकाल सकते हैं, L−1A/T हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है ये भी सीख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, पृष्ठ जहाँ कहेगा तो क्षेत्रफल बताना है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों के परिमाण को आवेशों का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से दर्शाएंगे, Q/A क्षेत्रफल है ना, तो बटा में ये रहेगा यानी एरिया। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, ऊपर Q है ना तो कूलम और नीचे क्षेत्रफल है ना तो मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका बीमा अगर पूछा जाए तो L−2A/T हो गया ना। अगला आवेश का आयतन घनत्व, तो आवेश का आयतन घनत्व में क्या कहा गया, आयतन बात किया गया है ना, तो आयतन होगा तो आयतन लेना पड़ेगा। तो वही लिख देना है कि प्रति एकांक आयतन में आवेशों के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व तो कहा जाता है। आवेश और आयतन घनत्व को, आवेश को आयतन घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं, Q/V हो जाएगा, जहाँ भी आयतन है ना। तो इसका ऐसा ही मात्र क्या हो जाएगा कूलम, और यहाँ पे आयतन है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कूलम प्रति मीटर क्यूब। बीमा क्या हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे देखिए बीमा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा V/AT, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी टोटल टॉपिक खत्म। यहाँ पे 1 चैप्टर में जितने भी टॉपिक था अच्छी तरह से आपको बताया गया, यही आपके एग्जाम में आते हैं। अच्छी तरह से आपको देखना है, कॉपी में राइट डाउन कर लेना है, बार बार इसको पढ़ते रहना है। ये नोट्स है आपके लिए, ठीक है। इसको तैयार करते चलिए, और हम टेस्ट लेते चलेंगे तो टेस्ट भी लेंगे। अगर आप टेस्ट भी देना चाहते हैं तो उसका भी व्यवस्था है। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम से, है ना, आपको जुड़ना पड़ेगा, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ से मैं PDF डालूँगा, ठीक है ना, क्वेश्चन डालूंगा, तो वहाँ से भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट होगा इसका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर। अभी फर्स्ट टेस्ट लेने वाला हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे कहा गया है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया, एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः +3Q +Q और Q आवेश रखे जाते हैं। तो यदि +Q पर कुल आवेश का परिमाणी मान 0 हो जाए तो Q का मान क्या हो जाएगा, तो Q का मान क्या हो जाएगा भाई, 3Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3Q, ओके, +3Q। आगे देखते हैं, दो सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमाणु क्या होती है, पाती होती है। तो यही हो गया इसका आंसर कि दो सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण दोनों क्या होता है, तो दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला तीसरा क्वेश्चन, किसी आवेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 6.25 × 10⁻18 होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर मान कितना होता है, तो आपको पता होनी चाहिए 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता इप्सिलॉन r बराबर होता है, इप्सिलॉन r बराबर इप्सिलॉन बटा नॉट इप्सिलॉन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, r दूरी से विगल 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, कितने के समानुपाती होते हैं, तो 1/r² या फिर r इन्वर्स के। नॉट इप्सिलॉन का मात्रक कितना होता है, FM इन्वर्स 1 होता है। मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है, कितना होती है, 8.85 × 10⁻12 FM इन्वर्स 1। एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है, कितना भाई, 9 × 10⁻9 न्यूटन। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ या घट जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, ये पूछा गया है।
तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको बताया गया था कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है ना। तो ई का मान कितना होता है, ई यानी इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सोरे के पारा में जो भी है उस तो संभव हो जाएगा, सोरे के पारा में जो भी नहीं है वो संभव नहीं होगा। ये 16×32 ये संभव है, 16×4 ये संभव है, 16×16 ये संभव है, लेकिन सोरे के पारा में 24 तो होगा नहीं, ये असंभव है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे परावैद्युतता का ऐसा ही मात्रक कितना होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ठीक है। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक की इप्सिलॉन आर और उसमें निगमन दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युतता को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान कितना हो जाएगा, तो इप्सिलॉन R × F हो जाएगा। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, क्या हो जाएगा, सतह पर, गोले के अंदर, केवल भीतर, नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, R दूरी से विकल दो आवेशों के बीच बल F लगता है, यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच परावैद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, तो 16F हो जाएगा। ये कूलम के नियम के हिसाब से अगर आप निकालेंगे ना तब पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 16F, ठीक है। हम आगे जब ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आएंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव सेशन में जब हम आपको बताएंगे तो इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका फुल डिटेल्स बताएंगे कि कैसे इसका आंसर 16F आ रहा है, ठीक है ना। ये कूलम के नियम पर ये बनाया गया है। ए बराबर जो फार्मूला है ना, ए बराबर 1/4π0 इप्सिलॉन × Q1 × Q2/r², उसी के हिसाब से इसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी न्यूमेरिकल टाइप पर है उसका सॉल्यूशन हम अच्छी तरह से बताएंगे ऑब्जेक्टिव का जब हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। चैप्टर वाइज वीडियो हम देंगे ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें फुल डिटेल्स बताएंगे आपको। तब तक लिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए। कूलम बल है क्या है भाई, तो ये 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि केंद्रीय और विद्युत बल ये दोनों होता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कूलम बल क्या है, तो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कूलम आवेश बराबर, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, तो ये देखिए, एक कूलम आवेश की बात किया जाए तो कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, याद रखिएगा। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम बराबर कितना होता है, तो ये बटा में चल जाता है, इधर आता है तो 1/3 है, ये 10 बटा में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा, ये दोनों घुमा घुमा कर पूछते रहता है, देखिएगा, याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको ये 1 चैप्टर का फुल डिटेल्स बताया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।